हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डॉक्टर अमित किशोर जी की बुक को कवर कर रहे हैं, तो उसी क्रम में उनके बुक में दिए हुए कुछ शॉर्ट नोट्स को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा शॉर्ट नोट नंबर 72, डेवी का पुस्तक चयन सिद्धांत। डेवी, मेलविल डेवी का इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया कि अगर आपको अपनी लाइब्रेरी के लिए पुस्तक को सेलेक्ट करना है कि अपने लाइब्रेरी के लिए पुस्तक खरीदना है, तो उसका सिद्धांत क्या है, कैसी पुस्तकों को हमें खरीदना चाहिए। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। दो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो डेवी का स्टेटमेंट है बुक सिलेक्शन को लेकर के, वो है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। सबसे कम रुपयों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रीडिंग हम पाठकों को दे सकें, इसके ये हमारा सिद्धांत दिया था मेलविल डेवी जी ने। नेक्स्ट, ये ड्रूरी का पुस्तक चयन सिद्धांत, ये सीधे सीधे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ईयर। इन्होंने कब पुस्तक चयन सिद्धांत दिया, तो ये है 1930 में। और क्या इनका स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट इनका जो स्टेटमेंट है, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला बुक सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो है मैक कैल्विन का, मैक कैल्विन द्वारा सन 1925 में डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी गई। इनके अनुसार बुक्स इन themselves are nothing. They have no more meaning than the white paper upon which they are printed until they are made serviceable by demand. The more closely book selection is related to demand, the greater is the resultant and possible service. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वित्तीय प्रबंध क्या होता है। अपने लाइब्रेरी के लिए हम फंड को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सार्वजनिक पुस्तकालयों के वित्तीय स्रोत। तो अगर कोई पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसके लिए वित्तीय सोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो होता है लाइब्रेरी सेस। हर एक जहाँ जहाँ भी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम एक्ट लागू हुए हैं, वहाँ पर कुछ अतिरिक्त कर लगाया जाता है जिसे हम लाइब्रेरी सेस कहते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट पारित हुए हैं, जिनमें से 6 राज्यों में सेस लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय का स्रोत क्या है, तो उसमें हमारा अगला है भारत सरकार द्वारा अनुदान। भारत सरकार जो है अपने बजट में पुस्तकालयों के लिए अलग से कुछ एलोकेशन करती हैं। नेक्स्ट, भारत में एक RRLF राजा राम मोहन राय जो पुस्तकालय प्रतिष्ठान है, इसके द्वारा भी अनुदान दिया जाता है। RRLF द्वारा प्राप्त अनुदान भी सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक प्रमुख वित्तीय स्रोत है। RRLF संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग पुस्तकालय बजट। तो हम पुस्तकालय के लिए बजट कैसे तैयार करेंगे, बजट में क्या क्या परेशानियां आती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, अभी तक बजटिंग के क्या रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बजटिंग की प्रचलित विधियां हैं उनको पढ़ेंगे, और जो पहला है हमारे पास वो मद आधारित या रैखिक या बढ़ोतरी आधारित बजट। ध्यान से देखिए, यह सामान्यतः परंपरागत विधि है जिसमें कि प्रत्येक मद के लिए विगत व्यय के आधार पर वर्तमान बजट तैयार किया जाता है। अतः इसे ऐतिहासिक बजट भी कहा जाता है। इसमें पिछले साल खर्च किए गए प्रत्येक मदों के आवंटन में 5 या 10% की वृद्धि कर बजट तैयार कर लिया जाता है। मीन्स क्या है कि पिछले साल बजट में कितना खर्च किया गया था, उसका 5 या 10% और बढ़ा लिया जाता है, और उसी के अनुसार हम आइडिया से एक निश्चित बढ़ोतरी करके बजट तैयार कर लेते हैं। इस विधि का लाभ ये है कि तैयार करने, प्रस्तुत करने, समझने में अपेक्षाकृत सरल है।
नेक्स्ट है फार्मूला बजटिंग। तो ये फार्मूला बजटिंग क्या होता है? बजट के कुछ फार्मूले होते हैं, उसके अनुसार हम बजट तैयार करते हैं। इसको तैयार करने में सबसे अच्छी बात यह है कि समय कम लगता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम बजटिंग। प्रोग्राम बजटिंग क्या होता है? प्रोग्राम बजटिंग यह विधि मद आधारित रैखिक विधि की विस्तृत विधि है। यह विधि किसी उद्देश्य के लिए धन खर्च किया जाता है। यानी कि इसको सबसे पहले तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हुअर कमीशन रिपोर्ट। हुअर कमीशन रिपोर्ट 1949 में मूल रूप से प्रतिपादित इस विधि के 3 चरण हैं। अभिकरण के उद्देश्य का व्यक्तित्व, वैकल्पिक तरीकों का पूर्ण विचार और प्रभावशाली एवं कुशलता के आधार पर सर्वोच्च तार्किक चयन। इस कारण किए गए कार्य एवं सेवाओं को शुरू करने के लिए यह उत्तम बजट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग होता है और अगली जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये क्या है? ओके, योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम, PPBS। PPBS इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि इसका सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब किया गया, इस बजट की प्रणाली का स्टार्टिंग किसने किया करी? तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS सर्वप्रथम US टॉड द्वारा 1961 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1961। ठीक है, तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये कब स्टार्ट किया गया। ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्य आधारित बजट, जिसको जीरो बेस बजटिंग कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में आया है, बहुत सारे एग्जाम में आया है कि ये कब स्टार्ट करा गया। तो ये कब स्टार्ट किया गया? 1970 ईस्वी में। ठीक है, के प्रारंभिक दशक में पीटर फायर द्वारा, ध्यान रखिएगा, पीटर फायर द्वारा जीरो बेस बजटिंग बनाया गया। इसकी खास बात क्या है? देखिए, यह ऐतिहासिक बजट अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? उसमें जो लास्ट ईयर में जितना खर्च होता है उसमें 5 या 10% की बढ़ोतरी कर देते हैं और हमारा बजट तैयार हो जाता है। ये क्या करता है? यह ऐतिहासिक बजट से सर्वथा भिन्न विधि है। इसमें पुराने बजट को पूरे तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। नए बजट का निर्माण शून्य से किया जाता है। इसी कारण यानी पुराने समय में किस पर खर्च किया गया, इस बात को बिल्कुल जीरो मान लिया जाता है। इसलिए इसे शून्य बजट कहा जाता है। ठीक है, यह विधि भूतकाल में क्या हुआ पर जोर नहीं देती, बल्कि वर्तमान गतिविधियों पर बल देती है। फिर कुछ वार्षिक रिपोर्ट होती हैं। वार्षिक रिपोर्ट आप अपने संस्था को चलाने के लिए स्पेशल रिपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट पेश कर सकते हैं या अपने कर्मचारियों से उसके बारे में ले सकते हैं। पुस्तकालय सांख्यिकी, उसका रख रखाव, उसमें जो डेटा है, कहाँ पर कितना खर्च हुआ, कहाँ पर पुस्तकें कितनी चोरी हो गई या नहीं खो गई, इस तरीके से ये सारे जो डेटा हैं वो पुस्तकालय सांख्यिकी के अंतर्गत हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास पुस्तकालय सूची, लाइब्रेरी कैटलॉग। ध्यान से देखिए, लाइब्रेरी कैटलॉग है क्या? पुस्तकालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है कि आपकी पुस्तकालय में कौन कौन सी बुक है, कहाँ रखी हुई है। इन सब चीज़ों के बारे में लाइब्रेरी कैटलॉग हमको बताता है। ठीक है, तो इनके उद्देश्य क्या हैं? पुस्तकालय सूची के उद्देश्य एक्चुअली चार्ल्स एमी कटर ने 1876, ये वही साल है जब एलए की स्थापना हुई थी, 1876 में, एलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों का वर्णन अपनी पुस्तक रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग में इन्होंने उद्देश्यों के बारे में बताया था। ठीक है, किसने? एमी कटर जी ने। ठीक है, तो पुस्तकालय सूची होती है आपके पुस्तकालय में, आपके लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तक हैं
उनके बारे में एक संग्रह होता है जिसमें आप बता सकते हैं हमारे पास कौन सी बुक है और उनकी जगह पर कहाँ रखी है। इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपके पुस्तकालय में कितनी पुस्तक हैं, कौन कौन सी हैं, इसका डेटाबेस जो है वो पुस्तकालय सूची में अंतर्निहित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वांग्मय सूची। वांग्मय सूची एक्चुअली बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बुक का जो डेटा होता है, ठीक है, वो बिब्लियोग्राफी होता है। तो इसमें पूछ रहा है बिब्लियोग्राफी एंड लाइब्रेरी कैटलॉग, दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है। इसमें भी बुक्स का विवरण होता है, बिब्लियोग्राफी में भी, और लाइब्रेरी कैटलॉग में भी बुक्स का विवरण होता है। तो इसमें अंतर क्या है? तो इसमें शाब्दिक अंतर नहीं होता है, परंतु इसमें कुछ विशेष अंतर होता है। और इसमें मुख्य यह है कि वांग्मय सूची यानी जो बिब्लियोग्राफी है, सामान्य पुस्तकों की सूची है। सामान्य पुस्तकों की सूची, जितनी भी पुस्तक हैं उनके बारे में विवरण दे दिया जाए, तो वो सब क्या है? वो है बिब्लियोग्राफी। लेकिन जो पुस्तकालय सूची है, लाइब्रेरी कैटलॉग है, वो केवल और केवल उस स्पेसिफिक लाइब्रेरी में, उस विशेष लाइब्रेरी में कितनी पुस्तक है उसका संग्रह है। उसके बारे में एक सूची जो बनाई जाएगी वो पुस्तकालय सूची है। नेक्स्ट, कुछ और सूचियां हैं, एक तो संदर्भ सूची और वांग्मय सूची। तो वांग्मय सूची तो हमें पता है, कोई भी जो सामान्य पुस्तकों की सूची होती है वो वांग्मय सूची यानी बिब्लियोग्राफी कहलाती है। लेकिन संदर्भ सूची क्या होती है? जैसे आप कोई लेखन लिखा, आपने कोई पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में कोई भी चीज़ कोट करने के लिए आपने कहाँ प्रयोग करी है, वो चीज़ कहाँ से प्रयोग करी है, उसका ऑथेंटिक डेटा आपने कहाँ से लिया है, वो आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो वो एक जो सूची बन करके तैयार होती है, तो वो चीज़ होती है हमारी रेफरेंस सूची। ठीक है। नेक्स्ट, पैनिजी इंपॉर्टेंट है। पैनिजी या ब्रिटिश म्यूजियम कोड। पैनजी एंड ब्रिटिश म्यूजियम कोड एक्चुअली एंथोनी पैनजी, जो ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ने अपने सहयोगियों जोन्स और एडवर्ड के साथ मिलकर सूचीकरण के लिए कुल 91 रूल्स बनाए। उन्होंने 91 नियम बनाए। और वो नियम क्या थे? वो जो भी रहे हों, 91 नियम इन्होंने बनाए और नियमों का निर्माण किया था, जिसे 1841 में प्रकाशित किया गया। ये आधिकारिक तौर पर प्रतिपादित प्रथम सूचीकरण कोड था। जो पैनजी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में आता रहता है। ये प्रथम सूचीकरण कोड था जो 1841 में प्रकाशित हुआ था। इस नियमों के समुच्चय को ब्रिटिश म्यूजियम कोड के नाम से जाना जाता है। सन 1936 में इसकी संख्या घटाकर 91 से 41 कर दी गई थी। वर्तमान समय में इसका प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC, जो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1934 में लिखा गया था, अब तक 5 बार प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली बार 1934, फिर 1945, 1954, 1958 और फिर है 1964। ये बोल्ड लेटर में लिखा गया है, उसको अभी आप देखेंगे क्यों ऐसा है, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो इससे पूर्व सभी पुस्तकालय संहिताओं में वैज्ञानिक आधारों का अभाव था। CCC में उन्होंने रंगनाथन जी ने 5 सूत्र, उपसूत्र, नियम, सिद्धांतों का विकास कर इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसके पहले संस्करण का प्रकाशक माला यानी कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था और 5वें संस्करण का प्रकाशक एशिया पब्लिशिंग हाउस था। एशिया पब्लिशिंग हाउस 5वां जो इसका प्रकाशन हुआ 1964 में। ठीक है। तो CCC के कितने प्रकाशन हुए? 5 हुए। सबसे पहले 1934, फिर 1945, फिर 1954, फिर 1958 और फिर 1964। ठीक है। नेक्स्ट, ISBD। ISBD क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली 1959 में कोपेनहेग में सूचीकरण के विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ISBD का विकास यहीं से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वांग्मय मतलब कि बिब्लियोग्राफी विवरण के तत्वों की पहचान करना,
उसका अनुक्रम निर्धारित करना, उसके कार्यान्वयन करना, ये ISBD के कार्य हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम जो प्रकाशन हुआ वो 1974 में हुआ। इनकी इस स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 1969 में। बहुत सारे जो सूचीकरण के विशेषज्ञ थे वो सम्मेलन में बैठे और उसके बाद 1974 में पहला इसका प्रकाशन होता है। किस नाम से? ISBDM के नाम से। इसकी सफलता को देखते हुए इसके अन्य संस्करणों को भी प्रकाशित किया गया। अंत में इफ्ला ने सभी प्रकार के प्रलेखों के लिए एक सामान्य ISBDG मतलब जनरल का प्रकाशन 1975 में किया, जो वास्तव में AACR2 का आधार है। इसमें प्रलेखों के डेटा तत्वों को मुख्य संलेख में 8 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं AACR2 क्या होता है। एक्चुअली ये इसका फुल फॉर्म होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1974 में AACR के रिवीजन के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की एक संयुक्त समिति गठित की गई। समिति की अनुशंसा के आधार पर AACR2 का प्रकाशन ALA कैनेडियन पुस्तकालय संघ द्वारा 1978 ईस्वी में किया गया। तो सबसे पहले इसकी गठन कब की गई? 1974 में, और फिर 1978 में इसका पहला प्रकाशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहला भाग डिस्क्रिप्शन है, ISBDG, प्रविष्ट और शीर्षक। तो इसका संशोधित संस्करण सन 1988, 1998, 2002 में प्रकाशित किया गया। किसकी बात हो रही है? AACR। ठीक है, 1988, 1998, 2002 में प्रकाशित किया गया, जो पुस्तक और CD-ROM स्वरूप में भी उपलब्ध है। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला सूचीकरण कोड है। इसका संशोधित प्रसंस्करण AACR2 रिवीजन 2002 है और इसे अंतिम बार 2002 में अपडेट कर प्रकाशित किया गया है। तो AACR जो 2 है ये 2005 में लास्ट टाइम अपडेट कर प्रकाशित किया गया है, बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सूचीकरण के उपसूत्र। डॉक्टर SR रंगनाथन ने सूचीकरण के लिए 9 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया है। सन 1938 में उन्होंने प्रथम प्रयास के तहत डॉक्टर रंगनाथन ने 6 उपसूत्रों, तो 1938 में इन्होंने 6 उपसूत्रों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में किया था। पुनः 1955 में अपनी पुस्तक हेडिंग्स एंड कैनन्स में रंगनाथन ने 2 अन्य उपसूत्रों, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8 हो गए, लेकिन टोटल उपसूत्र कितने? 9, 1 रह गया अभी। तथा सूचीकरण के अंतिम एवं 90वें उपसूत्र का जिक्र उन्होंने लाइब्रेरी साइंस विथ अ स्लैंट डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका के लेख में किया था। तो इन्होंने 9 उपसूत्र दिए, 6 इन्होंने 1938 में अपनी बुक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में दिए, 2 इन्होंने हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955 में दिए, 1 इन्होंने लाइब्रेरी साइंस विथ अ स्लैंट डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका के लेख में इसका वर्णन किया था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप। तो आपके पुस्तकालय में कितनी पुस्तक है, इसका आप रिकॉर्ड रखेंगे। अब वो रिकॉर्ड कैसे कैसे रखा जा सकता है? हो सकता है ये किसी रजिस्टर में आप इसको नोट करें, तो पंजिका स्वरूप हो सकता है, पुलिंदा स्वरूप हो सकता है, पत्रक स्वरूप हो सकता है। ये हो गए परंपरागत तरीके। अपरंपरागत मतलब कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए, माइक्रोफॉर्म स्वरूप कर दिया जाए, या ओपैक स्वरूप कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ भी आप ओपैक के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं, हाँ, ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपैक।
सूची का सबसे नवीनतम तथा परिष्कृत रूप है। इसमें सूचना कंप्यूटर में स्टोर रहता है और इसे टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा इसे इंटरनेट पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ओपेक रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्रीवल सिस्टम कहलाता है, अर्थात यह सेवा पाठक के लिए किसी समय कहीं भी उपलब्ध होती है और किसी भी समय पाठक पुस्तकालय सूची की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओपेक एक त्वरित सूचना है, त्वरित सूचना सेवा है। जैसे आपने पढ़ा है रेफरेंस सर्विस में कि दो तरीके की सेवाएं होती हैं, सर्विस होती है, एक त्वरित सूचना और एक दीर्घ सूचना। तो ये त्वरित सूचना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मार्क के विकास का श्रेय हेनरिट एवरम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के ये हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा अपनी सेवाओं को, यह है हेनरिट एवरम, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा अपनी सेवाओं को स्वचालित करने के लिए 1963 ईस्वी में गिलबर्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, समिति का गठन किया गया। इस समिति के रिपोर्ट पर इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया। सन 1966 ईस्वी में मार्क 1 को एक पायलट परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस योजना के लिए 16 पुस्तकालयों का चयन किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा मार्क डेटा अन्य पुस्तकालयों को वितरित करना था। इसके सफल क्रियान्वयन के बाद मार्क 2 सन 1969 में लॉन्च किया गया। सन 1989 में यूएस मार्क और कैनेडियन मार्क को मिलाकर के मार्क 21, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क 21, ये किसको किसको मर्ज किया गया? 1999 में पहली बात तो मर्ज किया गया, किसको किसको? यूएस मार्क एंड कैनेडियन मार्क को। ये मार्क 21 बना 1999 में, इन दोनों को मर्ज किया गया और मार्क 21 बना जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। मार्क 21 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैनेडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। मार्क 21 प्रारूप के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो अभिलेख संरचना विषय वस्तु निर्दिष्ट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं सीसीएफ अभिलेख संरचना प्रारूप ISO 2709 का विशेष क्रियान्वयन है। सन 1963 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा मशीन पठनीय ग्रंथपरक सूचना हेतु इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक यूनियन ऑफ स्ट्रैक्टिंग बोर्ड की सहायता से संदर्भ मैनुअल, रेफरेंस मैनुअल का निर्माण किया गया। 1978 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा CCF के निर्माण हेतु एक तदर्थ ग्रुप का गठन किया गया। CCF का प्रथम संस्करण 1984, द्वितीय 1988 में प्रकाशित किया गया। CCF का संस्करण 2 खंडों CCFB, CCFF में सन 1988 में प्रकाशित हुआ। CCF प्रारूप के 4 मुख्य भाग होते हैं: अभिलेख लेबल, निर्देशकर्ता, डेटा क्षेत्र और रिकॉर्ड सेपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, AACR के अनुसार मुख्य प्रविष्टि, किसी भी पुस्तक का मूल अभिलेख उसकी मुख्य प्रविष्टि होती है। यह विशिष्ट प्रविष्टि होती है जिसमें पुस्तक के संबंध में अधिकतम सूचना प्रदान की जाती है। इसमें लेखक, संपादक, आख्या, प्रकाशन वर्ष, स्थान, प्रकाशक, आकार, पृष्ठ आदि कई सूचनाओं का एक साथ प्रदर्शन किया जाता है। AACR मीन्स एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स में मुख्य प्रविष्टि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: एक वांग्मयी विवरण यानी बिब्लियोग्राफी का उस रूप में प्रस्तुतिकरण जिस रूप में उसे सर्वत्र जानी जाती हो तथा उद्धृत होती हो का संपूर्ण सूची अभिलेख प्रमुख प्रविष्टि है, ठीक है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 8 अनुच्छेद हैं। AACR 2 में 8 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट आते हैं बॉडी ऑफ द एंट्री, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ISBN ये आपको
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, ठीक है। IS बुक सेक्शन वी विल नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे। ISBN एक्चुअली चलिए देख लेते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ये क्या होता है। पहले ISBN 10 अंकों का होता था, परंतु वर्तमान में 13 अंक इसमें दिए जाने लग गए हैं, ठीक है। ये इसमें कॉल नंबर, ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, तो हम लोग लास्ट टाइम देखा था हम लोगों ने कि LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, ये कैसे इंडिया में लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन फली फूली। सबसे पहले तो 1911 में बड़ौदा में रिफ्रेशर कोर्स WA बॉर्डन के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद 1915 में AD डिकिंसन द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स चलाया जाता है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स आता है 1929 में मद्रास एसोसिएशन द्वारा। फिर 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा ही PG डिप्लोमा चलाया जाता है। नेक्स्ट BLIS बैचलर डिग्री 1947 में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट किया जाता है। फिर बैक टू बैक दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 3 डिग्रियां MLIS, MPhil एंड PhD ये क्रमशः 1949, 1978, 1951 में स्टार्ट की जाती हैं। फर्स्ट PhD वाज अवार्डेड टू DB कृष्णा राव बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 1957, ओके। एक और चीज़ यहाँ पर है, DLIT उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट करी जाती है, और फर्स्ट DLIT वाज अवार्डेड टू DB शुक्ला बाय उत्कल यूनिवर्सिटी इन 1992, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कमीशंस एंड कमेटी रिलेटेड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से रिलेटेड, लाइब्रेरी को इफेक्ट करने वाले कौन सी कमेटी या कमीशन बने, हम उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी बनी। लाइब्रेरी कमेटी बनी 1957 में। इनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन इसके चेयरमैन थे, ओके। ओके, मे बी नेक्स्ट PDF अवेलेबल नहीं है, तो चलिए इतना ही रखते हैं।